एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री का सेकेंड पार्ट को डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम देखेंगे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो हम लोग ये सभी टॉपिक को कवर करेंगे और देखेंगे कि इनका फॉर्मूला जो हमें यूज़ करना है क्वेश्चंस में वो क्या होता है, प्लस इसके कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे कि हम लोग कहाँ ये चीज़ लगाएंगे, क्या होती है बाइंडिंग एनर्जी, क्या होती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, कैसी ये स्टेबिलिटी को प्रिडिक्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन तो होता क्या है कि जब हमारे पास कोई जैसे हमारे न्यूक्लियर रिएक्शंस में जो मास ऑफ प्रोडक्ट होता है, जैसे हमने बोला कि हमारा ए है प्लस बी फॉर्म सी प्लस डी, ठीक है। तो इस चीज का जो मास ऑफ प्रोडक्ट होता है वो हमेशा कम होता है। मास ऑफ प्रोडक्ट हमेशा कम होता है किससे? मास ऑफ रिएक्टेंट से। तो जब ये कम होगा तो डेफिनेटली एक चीज होगी कि यहाँ पे कुछ मास डिफरेंस आएगा, यानी कुछ मास लॉस हुआ होगा। तो जो मास डिफरेंस आता है, वही एनर्जी में कन्वर्ट होता है। जो एनर्जी रिलीज होती है न्यूक्लियर रिएक्शन से वही एनर्जी में कन्वर्ट होता है। क्या कन्वर्ट होता है? जो मास डिफेक्ट आता है हमारा। डिफेक्ट क्यों आता है? क्योंकि मास ऑफ प्रोडक्ट और मास ऑफ रिएक्टेंट में अंतर होता है, ठीक है। तो आइंस्टीन ने यही किया था। आइंस्टीन ने बताया था कि जो मास मतलब आइंस्टीन के अकॉर्डिंग जो मास डिफेक्ट होता है, दिस इज जो मास डिफेक्ट होता है वही कन्वर्ट होता है बाइंडिंग एनर्जी में, या एनर्जी में, वही कन्वर्ट होता है एनर्जी में, ठीक है। तो इसका हम लोग जो है अब डिटेल में पढ़ेंगे कि मास डिफेक्ट क्या होता है और बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, ठीक है। तो पहला टॉपिक है हमारा मास डिफेक्ट, ठीक है। व्हाट इज मास डिफेक्ट? ये मास डिफेक्ट टर्म कहाँ से आएगी? आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट में जो डिफरेंस होता है वही मास डिफेक्ट होता है, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है कि जो न्यूक्लियॉन्स, अगर हम लोग न्यूक्लियॉन्स टर्म को डिफाइन करें तो न्यूक्लियॉन्स इज नथिंग बट न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन का सम, ठीक। अब देखो जो मेजर्ड मास होता है न्यूक्लियस का, मेजर्ड मास मतलब जो हमें जो हमारे पीरियोडिक टेबल में दिया गया है, जो हमारा जो उसका एक्चुअल मास है वो हमेशा, देखो वो हमेशा कम रहता है किससे? इंडिविजुअल मास से। जैसे कि हमने बोला कि हमने एक बीकर लिया, इसमें हमने 100 ग्राम का, हमारे पास 100 ग्राम सॉल्वेंट था, हमने उसमें 100 ग्राम सॉल्वेंट और डाला और हमें जो प्रोडक्ट मिला वो हमें मिला 180, ठीक है। हमें 200 मिलना चाहिए पर हमें 180 मिला। तो इससे हमने क्या इन्फेरेंस निकाला? हमने ये निकाला कि हमारा जो रिएक्टेंट था वो तो 200 ग्राम था, लेकिन हमारा प्रोडक्ट हमको 180 ग्राम ही मिला। तो कहने का मेरा इस चीज को समझाने का ये मतलब था कि हमारा जो ये रहता है, इंडिविजुअल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, उसका सम, देखो यही मास नंबर होता है। तो इंडिविजुअल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम वो क्या होता है? वो जो हमारा गिवन मास रहता है, जैसे जो हमारा गिवन मास होता है वो उस गिवन मास से ज्यादा होता है। मतलब जो हमारा गिवन मास होगा वो हमेशा कम होगा एज कम्पेयर टू जो हम लोग इंडिविजुअल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करके हम लोग का जो रिजल्ट आएगा उससे कम होता है। इसको ऐसे देखते हैं हम लोग। देखो देखो जैसे हमने बोला कि जो हीलियम है, ठीक है, ये हीलियम है, ठीक है। एक एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, ये हीलियम है। अब देखो इसमें 4s2 है, इसका एक्चुअल जो मास दिया हुआ है क्वेश्चन में, अगर हम लोग को दिया रहेगा वो देगा 4.0026 AMU, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमें बोला है मास डिफेक्ट निकालो। सिंपल है, हमें एक्चुअल दिया गया है, हम इसका इंडिविजुअल कैलकुलेट कर लेंगे और हम लोग उसको माइनस कर देंगे तो हमारा मास डिफेक्ट आ जाएगा। डेल एम इज इक्वल्स टू, अगर मास डिफेक्ट लिखना है तो ऐसे लिखेंगे। देखो ये हमारा हो गया, अभी सबका मतलब देखेंगे, ठीक है। A माइनस Mn minus E. M is actual mass, mass of proton, mass of neutron. What is this? This is the number of वो
प्रोटॉन, दिस इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जो कि ये हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारा कहाँ से आ जाएगा, हमारा एटॉमिक नंबर से आ जाएगा, और नंबर ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर से, तो इट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और ये हमारा अगेन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, द नंबर, ये मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा हमारा 1.00815 AMU, और मास ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा हमारा 1.0089 AMU या 99 AMU, ठीक है। ये चीज होगी हमारी, ठीक। अब क्या होगा, देखो हमें अब निकालना है, ये चीज क्लियर हो गई होगी, एकदम से क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट चीज है हमें निकालना है, तो हम लोग मास डिफेक्ट, एटॉमिक नंबर क्या हो गया इसका 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन 1.00815 प्लस A माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हुए 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 कितना हो गया हमारा 2 इंटू 1.00899, ठीक है। ये एक चीज हो गई, माइनस हमें एक्चुअल मास क्या दिया हुआ है, हमें एक्चुअल मास दिया गया 4.0026 AMU, ठीक है। ये हमारा एक्चुअल मास है, तो उससे हमारा मास डिफेक्ट जो आएगा वो 0.0316 AMU आएगा, ठीक है। आई होप आपको मास डिफेक्ट क्लियर हो गया होगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर, क्योंकि देखो इसमें कुछ नहीं है, बस हमें ये फॉर्मूले को याद रखना है। व्हाट इज द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, del m is equals to number of protons, mass of protons plus A minus Z, this is the number of neutrons, mass number of neutron minus actual mass, बस दिस, ये फॉर्मूला मास डिफेक्ट का एकदम दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। नाउ कम्स द बाइंडिंग एनर्जी। एक चीज और, जो मास डिफेक्ट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के, जितना ज्यादा मास डिफेक्ट उतना ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक, बाइंडिंग एनर्जी। व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी, अभी हम लोग ने देखा कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, कि जो एनर्जी न्यूक्लियॉन्स को होल्ड करती है, न्यूक्लियॉन्स मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को होल्ड करती है, उससे हम लोग बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो एनर्जी दैट बाइंड्स द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर इन अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। अब आइंस्टीन के अकॉर्डिंग मास डिफेक्ट कन्वर्ट, आइंस्टीन के अकॉर्डिंग जो मास डिफेक्ट होता है वही कन्वर्ट होता है बाइंडिंग एनर्जी में, वही कन्वर्ट होता है बाइंडिंग एनर्जी में, ठीक है। तो अब हम लोग ये देख रहे हैं कि जो मास डिफेक्ट हो रहा है वो बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। अब क्या है कि बाइंडिंग एनर्जी का अगर हम लोग लिखना चाहें तो बाइंडिंग एनर्जी होती है मास डिफेक्ट, ठीक है, इनटू 931.5 MeV। व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट, हम इसको, इस टर्म को ऐसे डिफाइन करते हैं कि एक इन डिस्ट्रक्शन ऑफ 1 AMU, एक AMU के डिस्ट्रक्शन में एनर्जी जो रिलीज होती है वो होती है 931.5 MeV। बस यही चीज लिखा हुआ है, इसी फैक्टर से मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है, मास डिफेक्ट का फॉर्मूला हमें पता है, हमें बाइंडिंग एनर्जी का ये फॉर्मूला मिल गया, ठीक। अब आई नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, ये चीज क्या होती है और ये चीज क्यों डिफाइन की गई है, ये देखते हैं फटाक से, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, देखो अगर हम लोग एक न्यूक्लियॉन की बात करें या फिर एक न्यूक्लियस की बात करें, तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि 4 प्रोटॉन, हमारे पास 4 प्रोटॉन है, हमारे पास 4 न्यूट्रॉन है, ठीक है। हमारे पास 10 प्रोटॉन है, हमारे पास 10 न्यूट्रॉन है, ठीक है। अब देखो इनमें 60 MeV एनर्जी रिलीज हो रही है, इनमें 60 MeV एनर्जी रिलीज हो रही है, तो हम लोग ये इससे इन्फेरेंस निकालें कि ये दोनों न्यूक्लियर स्टेबल हैं, यही निकल रहा है इससे मतलब। पर इनका जो हमारे पास प्रोटॉन न्यूक्लियॉन्स है वो उसके नंबर्स तो अलग अलग हैं, और क्या दोनों की स्टेबिलिटी इक्वल होगी, दोनों की वो डिफरेंट है पर एनर्जी सेम रिलीज हो रही है, तो क्या दोनों की स्टेबिलिटी सेम होगी, नहीं होगी। इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कॉन्सेप्ट आया,
इसमें क्या होता है, हम लोग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को लिखते हैं बाइंडिंग एनर्जी अपॉन न्यूक्लियन, मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। इससे हमें क्या पता चलता है, इसमें पता लगता है कि पर न्यूक्लियन का कॉन्सेप्ट आया कि स्टेबिलिटी पर न्यूक्लियन के हिसाब से एक्सप्लेन की जाती है, तभी हम लोग को एग्जैक्ट पता होगा कि कौन सा न्यूक्लियाई कितना स्टेबल है। ठीक है, तो पर न्यूक्लियन में अगर एनर्जी जितनी बाहर निकलती है उसका मतलब उतना ज्यादा वो, जैसे जितना ज्यादा पर न्यूक्लियन में एनर्जी बाहर निकलेगी उतना ज्यादा वो न्यूक्लियस स्टेबल होगा। ठीक है, तो पर न्यूक्लियन का कॉन्सेप्ट यहाँ से आया कि हमें पता चले कि पर में क्या हो रहा है, एक एक मतलब एक न्यूक्लियन में क्या हो रहा है ना, डिफरेंट डिफरेंट, क्योंकि अगर हम लोग सेम मिल रहा है और न्यूक्लियस हमारे नंबर्स डिफर कर रहे हैं तो हमें एग्जैक्ट स्टेबिलिटी का पता नहीं लगेगा, तो हम लोग ने ये टर्म डिफाइन किया। तो हम लोग ने आज 3 चीज पढ़ी, हमने पढ़ा मास डिफेक्ट, हमने पढ़ा बाइंडिंग एनर्जी, हमने पढ़ा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, तो इन सब से हम लोग स्टेबिलिटी का पता भी लगाते हैं और हमने इसके फॉर्मूले भी देखे। और आपके एग्जाम्स में ऐसे करके क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन MeV इन हीलियम एटम, जो कि ये होता है विच हैज मास ऑफ इतना AMU, मतलब उसका एक्चुअल मास इतना है, मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया गया है हमें, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है हमें, और हमें निकालना है क्या, हमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूट्रॉन निकालना है। सेम कॉन्सेप्ट है जो हमने अभी पीछे ये क्वेश्चन हम लोग कर भी चुके हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो आप लोग उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर आप लोग को चीज़ें एकदम से क्लियर होंगी। ठीक है, तो अब हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हमने पार्ट 1 बनाया, पार्ट 2 बनाया, अब हम लोग नेक्स्ट में टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।